आज सुबह रचना के चेहरे पर मुस्कान थी। बहुत समय बाद उसने सच में खुशी महसूस की। उसके दिल में लंबे समय से एक ख्वाहिश पल रही थी, अपने भाई किशन के घर कुछ दिन बिताने की। कई महीनों से वो बस यही सोचती रही, लेकिन हर बार उसके पति रविंद्र की हाँ नहीं मिल पाती। सुबह सुबह उठकर उसने रविंद्र के लिए प्यार से नाश्ता तैयार किया, उनके लिए लंच पैक किया और घर को हर कोने तक चमका दिया। हर चीज में उसका प्यार झलक रहा था। रविंद्र ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने रचना की तरफ देखते हुए कहा, रचना, एक बार फिर सोच लो, क्या वहाँ जाकर रहना सच में सही रहेगा? हमारे रिश्ते पहले से ही थोड़े टेढ़े हैं। मुझे डर है कि वहाँ जाकर सब ठीक ना हो पाए। रचना ने प्यार भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गए। भैया ने माफी मांग ली है, अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता जो अपमान हमने वहाँ भुगता था। ठीक है जी, इस बार के लिए मुझे जाने दीजिए। अगर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। आगे से फिर हम अपने अपने रास्ते। रविंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम भी आराम से समय पर निकल जाना और पहुँचकर मुझे ज़रूर फ़ोन करना। रविंद्र जैसे ही ऑफिस के लिए निकलते हैं, रचना ने तुरंत अपने कपड़े पैक करना शुरू कर दिया। दिल में थोड़ी बेचैनी थी, थोड़ी उत्सुकता। आज वो अपने भाई के घर जा रही थी। टैक्सी आई और कुछ ही समय में रचना किशन के घर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने रविंद्र को फोन किया। फोन रखने के बाद रचना घर के दरवाजे से अंदर कदम रखती है और किशन, उसकी पत्नी राधा और प्यारा बेटा प्रतीक, तीनों ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे लंबे समय बाद कोई अपना लौट आया हो। दीदी, कब से मैं आपको फोन कर रहा था। आपने भी कितना समय लगा दिया आने में। क्या आपने अब तक मुझे माफ नहीं किया? नहीं भाई, बस घर का काम ही खत्म नहीं होता। अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। और हाँ, पीछे जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। राधा थोड़ी शर्म से बोली, दीदी, हम तो आपसे नजर भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फोन किया। आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। रचना ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, आप भी अब पुरानी बातें लेकर क्यों बैठ गईं? मैं तो सब भूल चुकी हूँ। आप भी अब सब भुला दीजिए। बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए, वही सबसे बढ़िया रहेगा। राधा तुरंत रसोई की तरफ चली गई और घर में एक प्यारी सी गर्माहट फैल गई। प्रतीक ने भी अपनी मासूमियत भरी नजरों से रचना को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बुआ जी, आप कितने दिनों तक यहाँ रहेंगी? चुप बदमाश, ये क्या बोल रहा है तू? ये मेरी बहन का घर है। जब तक उसका मन करेगा यहीं रहेगी। चल भाग यहाँ से, जा खेल अपने खिलौनों में। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, बच्चे को क्यों डांट रहे हो? बेटा, मैं यहाँ एक सप्ताह तक तेरे साथ रहूंगी। हम दोनों खूब मस्ती करेंगे, खेलेंगे। चल, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा क्या? मासूम प्रतीक तुरंत उठकर रचना को अपना कमरा दिखाने के लिए ले गया। रचना का चेहरा खुशी से चमक रहा था। तभी राधा वहां आ गई और किशन से फुसफुसाते हुए बोली, किशन, देखो ना, प्रतीक कितना खुश है कि बुआ आई हैं। हमें भी थोड़ी देर बाद उनके साथ बैठना चाहिए। किशन थोड़ा चिंतित होकर बोला, हाँ राधा, बैठेंगे, पर इतने सालों बाद रचना घर आई है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि उससे कैसे बात करूं। राधा ने भी धीरे से कहा, आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? इतनी मुश्किल से तो उन्हें यहाँ बुलाया है। तू चुप रह, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अभी इस बारे में दीदी से कोई बात मत करना। मैं कल सुबह अपने हिसाब से सब सही कर लूंगा। इधर रविंद्र अपने ऑफिस में बैठा सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता और थोड़ी बेचैनी झलक रही थी। तभी उसका दोस्त अमर उसके पास आया। क्या बात है यार, आज इतना उदास क्यों है? रविंद्र ने धीरे से कहा, यार,
क्या बताऊं, रचना अपने भाई के घर चली गई है। और तू तो जानता ही है, ये वही भाई है जिसने अपनी शादी में दहेज में कार मांगने की बात की थी। मैंने उसे समझाया तो उसने कहा मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फ़र्क है। ये कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है। तुम मुझे मत समझाओ। वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना मैं अपनी बहन के लिए कहीं ज़्यादा पैसे वाला लड़का देखता। रविंद्र की आंखों में पुराने यादों की तस्वीरें घूम गईं। याद आया कैसे उन्होंने और रचना ने शादी में अपमान झेला था और वहीं से लौट आए थे। 7 साल बाद भी वो कई दिनों से रचना को फोन कर माफी मांग रहा था और अब रचना ने उसे माफ भी कर दिया था। अमर ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं यार, चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। लेकिन रविंद्र ने थोड़ी गंभीरता से कहा, नहीं, मुझे लगता है ये ज़रूर उसकी कोई चाल होगी, वरना वो बिना मतलब के किसी से सीधे बात तक नहीं करता। इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। रविंद्र की ये चिंता दर्शाती थी कि दिल तो माफ कर चुका था, लेकिन दिमाग अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। ये दिन सुबह रचना और किशन घर में बैठकर बात कर रहे थे। सूरज की हल्की किरणें कमरे में फैल रही थीं, लेकिन रचना के मन में हल्की बेचैनी थी। किशन ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, दीदी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा। सब कुछ उलझता जा रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? किस बात की इतनी चिंता है? किशन ने गहरी सांस ली और धीरे से बताया, दीदी, मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रतीक की पढ़ाई, घर का खर्चा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। किशन ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, दीदी, हमने बहुत विचार करने के बाद सोचा है कि अगर आपके और माँ के नाम जो पुराना पुश्तैनी मकान है उसे बेच दिया जाए तो उसके पैसों से मेरे व्यापार में मदद मिल जाएगी। रचना का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन भाई, वो हमारा पुश्तैनी मकान है। पापा की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। और तुम्हें याद है, पापा हमेशा कहते थे, ये घर मेरे मरने के बाद कभी मत बेचना। किशन ने मजबूरी भरी आवाज में कहा, हाँ दीदी, पर अब इसे बेचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैंने सारे पेपर भी तैयार करवा लिए हैं। आप बस साइन कर दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द इसे बेच सकूं। रचना ने घबराहट में पूछा, लेकिन भाई, वहाँ तो माँ रहती हैं, उनका क्या होगा? वो कभी भी इसे बेचने के पक्ष में नहीं थीं। वो माँ तो वृद्धाश्रम चली गई है। उन्हें कई महीने हो गए। अकेले उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने खुद कहा कि वो वृद्धाश्रम जाना चाहती। और हाँ, उन्होंने सारे पेपर भी साइन कर दिए। जैसे ही रचना ने ये सुना, उसके दिल पर ऐसा भारी झटका लगा कि उसकी माँ वृद्धाश्रम में चली गई हैं। रचना के होठों से गहरी निराशा झलक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कठोर आवाज में कहा, क्या तूने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया? उन्हें अपने साथ रखने के बजाय तूने उन्हें अकेले छोड़ दिया। भाई, तू ऐसा कैसे कर सकता है? किशन ने ठंडी तर्क वाली आवाज में जवाब दिया, वैसे भी वो मकान अब किसी काम का नहीं रहा। ये मकान मेरी पत्नी के नाम है, जो उसके पापा ने उसे शादी में दिया था। उनके मरने के बाद तो वैसे ही वो मकान मुझे मिलने वाला है, तो क्या फर्क पड़ता है। आप बस पेपर पर साइन कर दीजिए। रचना की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने फटकार लगाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुझे वृद्धाश्रम से माँ को घर लाना होगा। उनके मरने के बाद ही वो मकान बिक सकेगा। लेकिन मेरे रहते हुए ये नहीं हो सकता कि माँ वृद्धाश्रम में रहे और तू उनका घर बेच दे। किशन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, मैं इतने दिनों से तेरी खुशामद कर रहा था ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे, और तू नखरे दिखा रही है। हमने तेरी शादी करवा दी, उसके बाद तेरा किस बात का हिस्सा बाकी रह जाता है। रचना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पति सही कहते थे, तुम बिना मतलब के किसी से कोई रिश्ता नहीं रख सकते। तुम्हें बस अपने मतलब की परवाह है, बाकी किसी से तुम्हें कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर रचना गुस्से और आहत दिल के साथ घर से बाहर निकल जाती है।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुस्से और न्याय की भावना से भरी रचना ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने पूरी कहानी अधिकारी को बता दी। फिर उसने रविंद्र को भी फोन किया और वहीं बुला लिया। कुछ ही समय में पुलिस किशन को पकड़कर स्टेशन ले आती है। रचना किशन की ओर देखकर बोलती है, देखा अपनी बदमाशी का नतीजा। जिस माँ ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुझे पढ़ाकर अच्छी नौकरी लगाई, तूने अपने स्वार्थ के लिए उसे अकेले वृद्धाश्रम में डाल दिया। अब जब तू जेल में रहेगा तभी तुझे समझ आएगा, और तेरे कर्मों की सजा तेरी पत्नी और बच्चे को भी भुगतनी पड़ेगी। रविंद्र ने धीरे से रचना को कहा, रचना, इसे माफ कर दो। अब ये दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। आज इसे सब समझ आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। इसकी गलती की सजा इसके बेटे और पत्नी को मत दो। रविंद्र के प्यार और समझाने के बाद रचना ने हार्दिक सोच के साथ केस वापस ले लिया। किशन की आंखों में पछतावा और शर्म झलक रही थी। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका बहुत अपमान किया है। मुझे अब सब समझ आ गया है। आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्धाश्रम से वापस लाकर अपने साथ रखो। वैसे भी उनके बाद सब तुम्हारा ही है। अच्छे से उनका ध्यान रखो ताकि कल जब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो उसे भी अच्छे संस्कार मिले। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कहानी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी ये भावनाओं से भरी कहानी।